मेरी सास और ससुर हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। वो बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू कर देते थे। ससुर कहते कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही, जबकि सास कहती मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रही हूँ। फिर एक दिन सास ने अपनी खिदमत के लिए एक मुलाजमा रख ली। वो हर वक्त सास और ससुर के साथ उनके कमरे में रहती, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमजोर हो रही थी। जबकि मेरी सास और ससुर दोनों ही बहुत खुश खुश रहने लगे थे। अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। पूछने पर वो मुलाजमा सिर्फ इतना कहती कि मुझ गरीब का हिसाब अल्लाह लेगा। उसकी बात सुनते ही मैं डर जाती। एक दिन वो मुलाजमा सास की चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। मैं डरकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उसने पुलिस बुलवा ली। मैं एकदम से डर गई जब डॉक्टर ने गुस्से में मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई, जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो पिछले 3 माह से। मेरा नाम नफीसा है। मैं फैसलाबाद शहर की रहने वाली हूँ। हम 3 बहन भाई थे। मेरे अब्बू ने मोहल्ले में अपना क्लिनिक खोल रखा था। अम्मी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अम्मी चाहती थी कि वो जल्दी से बहू ले आए, पर बाबा कहते कि पहले बेटी का फर्ज अदा करना है। बेटों का क्या है, उनकी शादी तो कभी भी की जा सकती है। लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते मिलने में दुश्वारी होती है। मैं 2 भाइयों से छोटी थी, अभी एफए कर रही थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर दादी से लेकर घर के हर फर्द को मेरी शादी की फिक्र सताए जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं सबके लिए बोझ थी। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे अपनी किस्मत पर भी पूरा यकीन था, लेकिन मैं भी कुछ साल तक शादी नहीं करना चाहती थी। हम थे तो मिडिल क्लास लोग, पर एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। जैसे ही मेरे पेपर्स हुए, अगले दिन दादी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। चलो आज से शुरू हो जाओ। अम्मी तो स्कूल होती हैं और दादी मुझ पर ऐसे छोटे मोटे जुल्म करती रहती थी। मुझे बहुत से खाने बनाने मेरी दादी ने ही सिखाए थे। मेरा और दादी का रिश्ता भी एक चोर सिपाही वाला बन चुका था। रात को दादी सबको मेरे काम चोरी के किस्से सुनाती, मुझे शर्मिंदगी होती और बाकी सब हंसते। अब मेरे कई रिश्ते आ रहे थे। बाबा छानबीन भी कर रहे थे। जब अम्मी ने कहा कि उनकी खालाजाद कजन हमारी बेटी नफीसा के लिए आना चाहती हैं, अब्बा ने इजाज़त दे दी। जब वो लोग आए तो अब्बा और दादी को लड़का बहुत पसंद आया और मेरी चट मंगनी पट ब्याह कर दिया गया। माँ बाप का घर छोड़ देना आसान नहीं होता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक औरत सारी उम्र मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजरती रहती है। दादी ने बहुत समझाया कि एक समझदार औरत ही घर को जन्नत बनाती है। औरत में बर्दाश्त सलीका होगा तो ही वो घर चला सकती है। सबसे अहम बात, उसे दिल जीतना आना चाहिए। मेरा शौहर बहुत सुलझा हुआ, धीमे लहजे का मालिक था। उसे शायरी और म्यूजिक का बहुत शौक था। कई बार उनसे उनकी पसंद का पूछा तो कहने लगे, शुरू से बस एक ही ख्वाहिश रही कि मेरी बीवी मुझे समझने वाली और मेरे जैसे शौक रखने वाली हो, जबकि मैं उल्टी थी। मुझे तो शायरी और म्यूजिक लगाकर, अभी नई नई शादी थी, मुझे ससुराल में एडजस्ट होने में वक्त लग रहा था। मेरे ससुराल वाले सभी अच्छे थे। मेरी सास भी अपने काम से काम रखा करती थी, कभी मुझे रोक टोक नहीं की थी। बस उनका मेरे ससुर से अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता था। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते थे, मगर मुझे कुछ ना कहते। मेरा जब दिल करता सोती, जब दिल करता उठ जाया करती। नई नई शादी थी, सभी नाज नखरे उठा रहे थे, मगर मैं अकेली बोर होती तो अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती। वो मुझसे बहुत सी बातें किया करती थी, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरा शौहर मुझसे खुश नहीं लगता था। वो हर वक्त किसी किताब में या म्यूजिक में गुम रहता। मैं बात करने की कोशिश भी करती तो बस हाँ में ही जवाब देता। मैं बहुत बोलती थी। मेरे घर वाले भी इसी आदत से तंग थे। मेरी शादी को 3रा माह चल रहा था जब एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं आपसे कोई बात करती हूँ, आप हूँ हाँ में जवाब देते हैं। क्या मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? मेरा भी दिल चाहता है कि आप मेरे साथ लंबी लंबी बातें करें, मुझे घुमाने ले जाएं, बल्कि कल मेरे साथ मार्केट चलें, मुझे शॉपिंग भी करनी है। और आपको तो जरा ख्याल नहीं तो बीवी को कहीं बाहर ही घुमाने के लिए ले जाऊं। मैं अपनी धुन में बोल रही थी जब मेरे शौहर ने कहा कि प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारी हर वक्त की टर टर से मैं तंग आ गया हूँ। वो खासी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। मेरे दिल को कुछ हुआ था।
میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا اور اپنے شوہر سے کہا، اچھا سوری، اب نہیں بولتی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں بولو، تم اور بھی چیخ کر بولو، مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے، تمہارے ساتھ کیا بات کروں، مجھے تمہاری طرح بکواس فلموں اور ڈراموں کی کہانی نہیں آتی۔ میرے شوہر کو پتہ نہیں کسی بات کا غصہ تھا، اماں ابا نے جلدی جلدی شادی کر دی تھی، ابھی تو میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میرے شوہر نے اس دن میرے دل کے کئی ٹکڑے کر دیے تھے، ہر ٹکڑے میں مجھے ایک الگ عکس نظر آنے لگا تو میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، بھلا وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ میرے شوہر کو تو ایک آئیڈیل لڑکی چاہیے تھی، لیکن میں تو بھول گئی تھی میں ان کی آئیڈیل لڑکی نہیں ہوں۔ میرا شوہر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر جا چکا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، اگر ان کو میں پسند نہیں تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اپنی ساس سے اجازت لے کر میکے آ گئی۔ گھر پر بس دادی تھی، دادی کے گلے لگ کر میں روتی رہی، ان کو سب بتانے لگی۔ وہ چپ چاپ مجھے سنتی رہی، پھر بولی کہ بیٹی، گھر بنانا آسان نہیں ہوتا، اور اس سے بھی مشکل اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانا ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی اس کی ہم خیال ہو، اس کو سمجھنے والی ہو، اس کی بات سننے والی ہو۔ تم اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس کو اپنی عادت ڈالو، اور پھر دیکھنا وہی شوہر جو تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہر وقت تمہارے آگے پیچھے گھومے گا۔ میں دادی کی باتوں سے مطمئن ہو چکی تھی، اس لیے اگلے روز واپس سسرال آ گئی۔ دادی کے ہر مشورے پر عمل شروع کر دیا تھا، لیکن دل میں پھر بھی کہیں ملال تھا۔ جب جب شوہر کی باتیں یاد آتی میرا دل رونے لگتا۔ میں ساس سے ملنے کمرے میں گئی تو میرا شوہر میری ساس کو کہہ رہا تھا، امی، نفیسہ صرف FA پاس لڑکی ہے، اسے کسی بات کا بھی پتہ نہیں، آپ نے ایک کم عمر بچی کو میرے پلو سے باندھ دیا ہے، میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کو میری پسند میری سوچ تو دیکھنی چاہیے تھی نا۔ مجھے اس وقت لگا تھا کہ آپ میرے مزاج کے مطابق لڑکی چنیں گی، لیکن انتہائی دل سوزی سے کہتے کہتے میرے شوہر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری ساس نے کہا کہ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، اصل میں بیٹا نفیسہ کی ماں کا مجھ پر ایک احسان ہے، اور میں اس کا وہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی، اور نفیسہ اگر کم پڑھی لکھی ہے تو کیا ہوا، تم خود اسے پڑھا لو، اسے وقت دو، اسے سمجھاؤ، ابھی وہ کم عمر ہے، تم جیسے چاہو گے ویسے ہی ڈھل جائے گی، اور میاں بیوی کے برابر ایک جیسی تعلیم سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، اس کے لیے تو عورت میں سلیقہ برداشت خلوص ہونا چاہیے، اسے رشتوں کا احترام آتا ہو، تم اس کی ہر خامی کو چھوڑ کر ایک نظر اس کو محبت سے دیکھو، تو پھر اس کی خوبیوں کو دیکھو۔ میرا شوہر سر جھکائے بیٹھا تھا، اور میرے دل میں میری ساس کا رتبہ بلند ہو چکا تھا۔ میری اماں بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ تمہاری ساس بہت اچھی ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوئے ہیں، وہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہے، جسے جتنا پیار دو گی وہ اس سے زیادہ تمہیں پیار دے گی۔ پتہ نہیں میری ماں کا کون سا احسان تھا جس کا میری ساس میرے شوہر سے ذکر کر رہی تھی، کبھی اماں نے تو بتایا نہیں تھا۔ خیر، میرے شوہر کا رویہ اس دن کے بعد بہت بدل چکا تھا۔ ایک روز میری رضامندی سے مجھے کالج لے گئے اور میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ اب شرمندہ بھی تھے اور میں نخرے دکھا رہی تھی، مگر میں ان کا ہر کام خود کرتی، جیسے جیسے دادی نے سمجھایا تھا اسی پر عمل کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا شوہر میرے قریب ہونے لگا تھا۔ ان کو ہر بات یاد دلاتی تو وہ معافی مانگتے رہ جاتے۔ آنے والے دنوں میں میں جان گئی تھی کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بس صرف مزاج کے ذرا گرم ہیں۔ میرا ایک دیور اور ایک نند بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی اچھی تھی پر غصے کی تیز تھی، آئے دن اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ میری نند کا شوہر بالکل اچھا نہیں تھا، خباثت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی، مگر اب دونوں کے درمیان بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، کئی بار نند کا شوہر ہمارے گھر آ چکا تھا، اس کا مجھے گھور گھور کے دیکھنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ عورت مرد کی بری نگاہ بہت جلدی ہی پہچان جاتی ہے۔ میں کالج سے آتی سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی، میں دن رات محنت کر رہی تھی، میرا شوہر مجھے خود پڑھا رہا تھا، مجھے اپنی زندگی ایک خواب لگ رہی تھی۔ انہی دنوں میرے شوہر کے دوست کی شادی تھی، شوہر اکیلا ہی شادی پر گیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی،
कोई लड़का था और बोला कि नफीसा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी अपने शोहर से तंग हो, तुम चाहो तो हम यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूँगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मेरी हालत गैर हो गई थी। मैं तो अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। मेके जाना भी कम कर दिया था। अब तो मेरे मोबाइल पर रोज ऐसे पैगामात आने लगे थे। मैं घबरा गई थी। अपने शोहर को बताते हुए भी डर लग रहा था। मैंने तो कॉलेज में भी अपना नंबर किसी को नहीं दिया था। मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी। मेरा शोहर भी मेरी हालत को नोट कर रहा था। एक दो बार पूछ भी चुका था। मैं खौफजदा रहने लगी थी। कई कई दिन मोबाइल बंद रखती। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन मोबाइल ऑन किया तो फिर किसी नंबर से कॉल आ गई। अभी हेलो ही कहा था कि आगे से कोई लड़का बोल रहा था। कहने लगा, मैं बहुत सालों से आपसे टूटकर प्यार करता हूँ, आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर्दियों का मौसम था और जब मुझे सर्दी में भी पसीना आ गया था। मैंने उसे कहा कि देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, खुदा के लिए मेरी पुरसुकून जिंदगी को खराब मत करें, मेरा पीछा छोड़ दें। फोन बंद कर चुकी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी सारी बातें मेरा शोहर सुन चुका है। कई दिन से मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ सर्द हो चुका था। मेरे बीए के इम्तिहान होने वाले थे। मेरे शोहर ने कहा कि कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाकर दिल बहलाने की, घर बैठो, घर संभालो। लेकिन मैं बहस करने लगी कि मैंने बहुत मेहनत की है, आप तो खुद चाहते हैं कि मैं बहुत सा पढूं। लेकिन वो पहले दिन की तरह मुझ पर गुस्सा करने लगे और मैं जान गई थी कि मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। नंद भी हमारे घर आई हुई थी। वो हमेशा मुझसे नाराज रहती, कहती कि तुम सारे फसाद की जड़ हो। वो घर की लाडली थी, इसलिए मैं कभी उसकी बात का जवाब नहीं दिया करती थी। फोन हमेशा के लिए बंद कर चुकी थी। घर के नंबर पर कॉल आई तो सास या नंद उठा लेती, पर आगे से कोई बोलता नहीं था। मेरा शोहर मेरी हर सरगर्मी पर नजर रखता। मुझे भी शक हो गया था कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। मैं तो फोन करने वाले को जानती भी नहीं थी। मैं दादी से अपनी हर बात शेयर करती थी। उन्हें बताया तो वो कहने लगी कि कमबख्त लड़की, उसी वक्त अपने शोहर को सब कुछ बताती, हमेशा डरपोक बनी रहती हो। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना कमजोर भी होता है। मैंने हिम्मत करके शाम को सब अपने शोहर को बता दिया। वो कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चले गए। मैं जान गई थी कि कोई भी शोहर ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करता। अगले रोज मेरी नंद के ससुराल वाले उसे लेने आए थे, क्योंकि उसका मियाँ जेल में था। मगर वो किस वजह से जेल में गया था मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था। मेरी सास भी दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। अब मेरी सास और ससुर के पहले से भी ज्यादा झगड़े होने लगे थे। सारी घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर वो खुद कमरे में बंद होकर रह गई थी। नंद भी अपने घर चली गई थी और हैरत तो ये थी कि फोन का सिलसिला भी बंद हो चुका था। तभी अल्लाह ताला ने करम किया कि मैं अब माँ बनने वाली थी। मेरा शोहर बहुत खुश था। मैं उनके चेहरे को तक रही थी जब वो बोले कि मैं सब कुछ जान चुका था, बस मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था कि तुमने अभी तक मुझ पर इतना एतबार नहीं किया। क्या तुम मुझे सब बता नहीं सकती थी? तुम मेरी बीवी हो, 2 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ। एक शोहर से ज्यादा अपनी बीवी को कोई नहीं जान सकता। और उस दिन मुझे मेरे शोहर ने बताया कि मुझे फोन पर परेशान करने वाला मेरी नंद का शोहर था और वो अभी भी बहुत सी लड़कियों को ऐसे ही तंग करता था। इसी वजह से उसको जेल हुई थी। उसकी फितरत ही ऐसी थी जिसकी वजह से मेरी नंद और उसके शोहर की बनती नहीं थी। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ी औरत आई और वो बहुत खस्ता हाल हुलिये में थी। उसके पाँव में भी जूता टूटा हुआ था। उसे देखकर मेरी सास की रंगत सुर्ख हो गई और वो मुझे कमरे में जाने का कह दिया। जब वो चली गई तो मैंने सास से पूछा तो मेरी सास कहने लगी कि मांगने वाली थी। मैं कुछ दिन अपने मेके चली गई। जब वापस आई तो मेरी सास ने अपनी खिदमत के लिए एक मुलाजमा को रख लिया। वो बहुत ही गरीब लड़की थी। वो हर वक्त सास और ससुर के साथ उनके कमरे में रहती, रात को सोती भी उन्हीं के साथ थी। सास और ससुर भी बहुत खुश थे। मैं हैरान हुई कि अब तो वो लड़ते झगड़ते भी नहीं थे। लेकिन जब से वो मुलाजमा आई थी बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक रोज मैंने मुलाजमा से पूछा तो वो रोते हुए बोली, उन दोनों मियाँ बीवी से मुझ गरीब का हिसाब अल्लाह लेगा। उसकी बात सुनते ही मैं डर गई थी, क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली थी। मुझे अब डर लगता था कि कहीं उसकी बद्दुआ मुझे ना निगल जाए। कुछ दिनों से उसकी रंगत पीली हो चुकी थी
اب چلती भी तो ऐसा लगता था कि वो अभी गिर जाएगी। एक दिन वो सास की चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। मैं डर कर उसे जल्दी से अस्पताल ले गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उसने पुलिस बुलाई। मैं डर गई जब डॉक्टर ने गुस्से से मुझे उसकी रिपोर्ट्स दी, जिसे पढ़कर मैं पत्थर की हो गई थी कि 3 माह से मेरी सास उसके साथ कुछ गलत कर रही थी। मुझे अपनी समाज पर यकीन नहीं आया था। भला मेरी सास ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं। पुलिस सास को पकड़ने घर आ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मेरे शोहर ने उनसे बात करके उनको वापस भेज दिया। मेरा शोहर भी बहुत गुस्से में था। मेरी सास और ससुर सामने बैठे थे। मेरे शोहर ने कहा कि माँ जी, जो डॉक्टर ने कहा क्या वो दुरुस्त है? पता नहीं वो क्यों मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक तलखी थी। और फिर मेरी सास ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू की कि कैसे वो इस मोड़ तक आई थी जहाँ से उन्हें ये गुनाह करने पड़े। वो बोली कि जब मेरी पहली शादी हुई तो मैं बिल्कुल अपनी बहू नफीसा जैसी थी। बस फर्क इतना था कि नफीसा को समझाने वाले, सहारा देने वाले कई लोग थे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। बस एक मेरी खाला की बेटी थी जो नफीसा की माँ थी। बस वो ही मेरा ख्याल रखती। जब मेरी शादी हुई, मेरी सास और नंद ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मगर मेरे शोहर के सामने वो अच्छी बनती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा शोहर अपनी माँ और बहन की सुनने लगा। मैं जब अपने शोहर के लिए तैयार होती तो मेरी नंद जानबूझ के मेरे कपड़ों पर कभी सालन गिरा देती तो कभी आग लगाने की कोशिश करती। एक बार मैं माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया, पर मेरी नंद जानबूझकर मुझसे काम करवाती। मेरे बनाए खाने को जाया कर देती। कभी खाने में जानबूझकर बाल काटकर फेंक देती, कभी नमक मिर्च डाल देती। मैं सब कुछ अपने शोहर को बताती, पर वो यकीन नहीं करते। उन पर तावीज़ों का असर था। मेरा शोहर हर वक्त गुमसुम रहता था। अपनी सास और नंद के जुल्म से मैं दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी थी। मेरा हमल ज़ाया हो गया था। हर औरत को अपने पहले बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है, पर मेरे बच्चे को मेरी नंद ने मार डाला था। जब अपने शोहर को सब बताया, उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा कि उनकी माँ और बहन पर इल्ज़ाम लगाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। मेरे दुख सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी नंद पास खड़ी हंसती रहती थी। कभी कभी तो मुझे वो एक जहनी मरीज़ा मालूम होती थी। मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाती? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ साल ऐसे ही गुजरे। एक दिन मेरी सास और नंद ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया और वहाँ एक लड़के को भेज दिया। उसी वक्त मेरा शोहर घर आ गया। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मेरे शोहर ने मेरे बच्चे को नाजायज कहकर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मुझे अपनी बहू नफीसा की माँ ने पनाह दी थी। उसने दिन रात अपने ससुराल वालों की कड़वी बातें सुनी, पर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरा पूरा साथ दिया। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ जो तुम हो। मेरी सास ने मेरे शोहर की तरफ इशारा किया था। उससे अगले दिन मेरा शोहर मुझे लेने आ गया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसे सब कुछ पता चल गया था। मेरी नंद किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी। मेरा शोहर रो रो कर माफिया मांगता रहा और मैंने अपनी औलाद के लिए उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरे शोहर ने अपनी बहन के सदमे में खुदकुशी कर ली थी और मेरी सास भी अपने जवान बेटे की मौत पर जिंदा नहीं रही थी। मैं एक बार फिर से अकेली हो गई थी। इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैंने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी, पर मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अंदर से मुर्दा हो चुकी थी। मेरा दूसरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। वक्त गुजरता रहा और मेरे 3 बच्चे हो गए और फिर वक्त के साथ सब बच्चे जवान हो गए। जब कुछ माह पहले एक औरत जो मेरी नंद थी, जो घर से भाग गई थी, हमारी दहलीज पर आई और उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं उसकी बेटी को पनाह दे दूं। उसने जिसके साथ भागकर शादी की थी वो एक नशई और जवारी था। बेटी जवान होने वाली थी और उसे खतरा था कि उसका शोहर अपनी बेटी को बेच देगा। उसने मुझे मेरे पहले शोहर का वास्ता दिया और मैंने उस लड़की को मुलाजमा बना के रख लिया, और जिसे तुम मुलाजमा समझते रहे, ये तुम लोगों की उस फुफ्फो की बेटी है जिन्होंने मुझे आधा पागल बना दिया था। मुझे उस औरत से इतनी नफरत है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने जो किया है उससे कहीं ज़्यादा सजाएं उसको मिली थी, और जो मेरे साथ हुआ उसको मैं कभी भूल नहीं पाई थी।
میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ میں نے اس لڑکی پر ظلم کرنے شروع کر دیے تھے۔ ساری رات اسے سونے نہیں دیتی، اپنے شوہر کی اور اپنی ٹانگیں دبواتی۔ جب بھی اسے نیند کا جھولا آتا تو میں اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی تھی، جس سے اس کی ویسی حالت ہو گئی جیسے کبھی میری ہوتی تھی۔ میں جب اس لڑکی کو دیکھتی مجھے وہی عورت نظر آتی۔ اب اس کی ماں آئے دن مجھ سے معافی مانگنے آتی ہے۔ چند دن پہلے اس کے شوہر نے اس کو مار دیا اور خود جیل چلا گیا ہے۔ میری ساس ہچکیوں سے رو رہی تھی، ہم سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ان کے ساتھ جو ماضی میں ہوا بہت تکلیف دہ تھا، مگر وہ اب اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہی تھی۔ وہ ملازمہ جو حقیقت میں اس گھر کی عزت تھی، وہ میری ساس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ آنٹی جو کچھ ہوا ہے اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ بھی تو وہی کچھ کرنے جا رہی ہیں جو میری ماں نے کیا۔ آپ صرف ایک بار مجھے اور میری ماں کو معاف کر دیں، میں ساری عمر اس گھر کی ملازمہ بن کر رہوں گی۔ میری ساس نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں بڑوں کے کیے کی سزا ہمیشہ چھوٹوں کو ملتی ہے۔ ساری رات اس لڑکی کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ میری ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ گھر کا وہی سوگوار ماحول تھا، مگر جب میری گود میں ایک ننھا سا پھول آیا تو ہمارے گھر میں پھر سے خوشیوں کی لہر دوڑ آئی۔ میری ساس اپنے پوتے کا منہ چوم رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام عبداللہ رکھا تھا اور مجھے کہا، آج تمہارا جو دل چاہے تم مجھ سے مانگ لو۔ تب میں نے اور میرے شوہر نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کہ ماں جی، آپ کے ساتھ جو ہوا آپ اسے بھول جائیں اور اس ملازمہ لڑکی جس کا نام مہوش تھا اس کے لیے اپنا دل صاف کر لیں اور اسے اپنی چھوٹی بہو کے روپ میں قبول کر لیں۔ وہ کچھ دیر میرے چہرے کو تکتی رہی اور پھر مہوش کو بلا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ساس نے مہوش سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ مہوش کی شادی میرے چھوٹے دیور نوید کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میرے سسر اب میری ساس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ آج ہمارے گھر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔